चलिए फिर से आते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है ना, इस लाइन के अलोंग अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि ये फोर्स ऐसे अप्लाई होता है ना, ऐसे अप्लाई होता है ना, किसके अलोंग? इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग है, सेंटर्स को मिलाने वाली। ऐसा नहीं कि यहाँ से मिला दो, कहा सर यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ क्यों नहीं लग रहा है? तो इसके अलोंग नहीं लगेगा। जब भी लगता है उनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलोंग एक्ट होगा। क्लियर? इसलिए इस फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप का कि व्हाई इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। क्यों कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रल फोर्स? क्योंकि ये फोर्स उनके दो बॉडीज के सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग है, लाइन ज्वाइनिंग, उसी के अलोंग में ये एक्ट होता है। मतलब ये फोर्स ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे निकलेगा, और ये जो रिपेल करेगा वो इधर रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में, इधर से हो जाएगा। क्लियर? और इस फोर्स की जो वैल्यू है ना, कूलम ने कहा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ F प्रोपोर्शनल टू इन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब Q1 इंटू Q2। इन्होंने न्यूटन के लॉ को कॉपी किया। क्या किया? कॉपी किया। जैसे न्यूटन ने कहा था F प्रोपोर्शनल टू M1 M2, कहा था ना, इन्होंने उसको देखकर कहा हम ये कह देते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और एक्सपेरिमेंट में भी देखा, वही चीज़ पाया कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट जितना ज़्यादा रहेगा, इसकी वैल्यू फोर्स उनके बीच उतना ही ज़्यादा होता है। ये अगर कम है तो बेटा ये भी क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? ओके। और इनके बीच जो डिस्टेंस है, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली डिपेंड करता है। मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। करता ही नहीं करता? वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। क्लियर है? तो यही इसी को बोलते हैं कूलम्स लॉ। इसको कंबाइंड कर देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक फार्मूला निकल कर आता है। किसका फार्मूला? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो कंबाइनिंग अबव फैक्टर्स कंबाइंड कर देते हैं। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल करेंगे बेटा, तो एक कांस्टेंट लेंगे K, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है? नोट कर लीजिए। और इस K को हम लोग कहते हैं क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या कहते हैं? हाँ, K इज द प्रोपोर्शनलिटी टी कांस्टेंट। क्या है बेटा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है SI सिस्टम में। किस सिस्टम में? हाँ, इन SI सिस्टम। SI सिस्टम में होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। क्लियर? K की वैल्यू याद रखना कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। नोट कर लो बेटा सब लोग। इस फोर्स के हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा आपका। अभी हम टोटली फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना? टोटली थ्योरी। फिर इस पर हम 10 क्वेश्चन कराएंगे कम से कम, डिफरेंट टाइप्स के। ठीक रहेगा ना? और 10 न्यूमेरिकल्स अगर हम करा देंगे यहाँ पे, तो 10 आप अपने से कर लेना। कितने हो जाएंगे? 20। और एक चैप्टर से अगर आपने 20 न्यूमेरिकल्स कर लिया ना, तो सफिशिएंट है। बोर्ड को धुआं कर देंगे आप, है ना? तो बढ़िया सा पढ़ाई करिए, आज से लग जाइए। सब घूमना टहलना फिरना आना जाना बंद। एक टारगेट, बोर्ड एग्ज़ाम है, स्टूडेंट लाइफ है, तो पढ़ाई करना है, मतलब पढ़ाई करना है बस, और कोई काम नहीं है आपके पास। ठीक है? इरेज करें। ओके। अच्छा, इस जो वैल्यू आई है K की वैल्यू,
ये एक क्वांटिटी है 1/4πε0, उसके बराबर भी होती है इसकी वैल्यू। मतलब जो 9 × 10⁹ है ना बेटा, इसकी जो वैल्यू है वो होती है 1/4πε0 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? तो जहाँ पे k लिखा हुआ है उसके प्लेस से हम ये लिख सकते हैं। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला कुछ इस तरह से निकल के आता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है ना? क्या आता है? Q1 Q2/r²। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है, ग्रीक लेटर है, और ये फ्री स्पेस के बीच, मतलब फ्री स्पेस में दो चार्जेस के बीच कितना फोर्स को परमिट कर रहा है, वो वैक्यूम या एयर। फ्री स्पेस का क्या होता है? ये परमिटिविटी होती है। किसकी परमिटिविटी? फ्री स्पेस की, मतलब जहाँ पे एयर हो या तो वैक्यूम हो। क्लियर? वही फ्री स्पेस बोलेंगे। बाकी अगर बीच में पानी भरा है तो उसको फ्री स्पेस नहीं बोलेंगे। क्लियर? वो एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो जाता है। ग्लास भर दिया आपने तो भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, वुड रख दिया, माइका रख दिया, पैराफिन, वैक्स रख दिया आपने, तो क्या है? वो सब डाई इलेक्ट्रिक होता है। और डाई इलेक्ट्रिक का मतलब एक इंसुलेटिंग मीडियम, इंसुलेटिंग मटेरियल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अलाउ करता है और रिड्यूस कर देता है। क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सपोज दैट, तो हमारे आपके बीच में क्या है? एयर है, फ्री स्पेस है। बोलो है कि नहीं है? अगर यहाँ एक दीवार खड़ी कर दें प्लास्टिक की या लकड़ी की दीवार खड़ा कर दिया जाए तो क्या करेंगे आप? समझ में आएगा? तो आवाज़ सुनेंगे आप लोग, समझे भींगे, लेकिन थोड़ा सा वो जो समझने की टेंडेंसी थी वो कम हो गई अब, है ना? समझेंगे भी आप लोग और सुनाई भी पड़ेगा, लेकिन जो एक इंट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। बोलो कम हो नहीं होगा? तो ये मीडियम आगे क्या किया? इंट्रैक्शन को क्या किया? रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस मतलब कम कर दिया। क्यों बेटा? समझ आ रहा है बेटा ना? ओके। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, उस चार्जेस के बीच कितना फोर्स परमिट हो रहा है उनके बीच, उसकी परमिटिविटी है। तो बोलेंगे परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, याद रखना। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट भी साथ में आप लोग बच्चों याद रखेंगे, यूनिट भी। ये फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिना इसके पढ़े आप लोग सेकंड चैप्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है ना? उसमें डेरिवेशंस हैं और ये सब का हेल्प लेंगे हम लोग, कूलम्स लॉ का यूज़ करेंगे। इसलिए मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, जबकि सेकंड चैप्टर बहुत ही लॉजिकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। ठीक है? तो थोड़ा सा इसको हम रिवीजन, और जो नहीं पढ़े हैं बच्चे उनका तैयारी हो जा रही है और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना? चलिए, अब अगर मीडियम आ जाए तब क्या करेंगे यहाँ पे? तब फार्मूला कैसा होगा? ये तो फार्मूला बन गया फ्री स्पेस के लिए। ठीक है ना? आप इसके प्लेस पे 9 × 10⁹ रख के सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल। बोलो कर लेंगे ना? आपको चार्ज कूलम में दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, उनके बीच की डिस्टेंस दिया रहेगा, और आप इसकी वैल्यू ये रख करके सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। कब? जब फ्री स्पेस हो चार्जेस के बीच में। क्लियर? अगर फ्री स्पेस बेटा ना हो, कोई मीडियम भर दे, तब क्या करेंगे आप? तब इस एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे लिखेंगे एप्सिलॉन। क्या लिखेंगे? सिर्फ एप्सिलॉन, ये नॉट गायब कर देंगे, मतलब वो एप्सिलॉन उस मीडियम की परमिटिविटी बन जाएगी। ठीक है ना? तो चेंज द पैराग्राफ, राइट डाउन, लिखिए इसमें बेटा, इफ अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, इफ अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम is filled between two charges, then electrostatic force will be
कुछ ऐसा लिखेंगे, एफ मीडियम 1/4πε Q1 Q2/R²। ठीक है, एफ मीडियम कितना हो जाएगा, 1/4πε Q1 Q2/R²। अच्छा, इस एप्सिलॉन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपको एप्सिलॉन की वैल्यू याद रखना होगा, ये होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्या होता है? एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन आर निकालना चाहें तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एप्सिलॉन आर का जो नाम है उसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है ना, मतलब फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में जो मीडियम लगाया गया है उसका परमिटिविटी कितना है, उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और तब इसको हम डिनोट करेंगे के से। किससे डिनोट करेंगे? के से। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं के इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर? तो अगर आप इसमें फार्मूला में चेंज करना चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं। क्या? एप्सिलॉन के प्लेस पे ये रख दीजिए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या इसके प्लेस पे के रख दीजिए, एक ही बात है। तो फार्मूला कुछ इस तरह बन जाएगा, मीडियम के लिए 1/4π एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q1 Q2/R²। अब फार्मूला कुछ इस तरह बन जाता है, के है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूं फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम के की वैल्यू कितनी होती है? 1। फॉर एयर के की वैल्यू 1.005, ठीक है। फॉर वाटर, वाटर के की वैल्यू 80। फॉर एनी मेटल, कोई भी मेटल हो तो के की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। बाकी अगर जो मीडियम न्यूमेरिकल्स में दिया रहेगा उसके लिए के की वैल्यू दिया रहेगा आपको 6, 5, 10, ठीक है ना। के की वैल्यू दिया रहेगा। 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ आपको पता ही है, रख के सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। ये मीडियम केस में है, जब कोई मीडियम फिल कर देंगे। और फिलहाल इतनी 4 बातें याद रखिएगा। वैक्यूम में कितना होता है? 1, एयर का 1.005, अप्रॉक्सीमेटली दोनों का 1 ही यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? 1। वाटर का 80 होता है बेटा, और मेटल कोई भी हो उसका इनफाइनाइट, क्या लेंगे? इनफाइनाइट। ये MCQ में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। किसमें? MCQ में। क्लियर है? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्स लॉ से। इसका वेक्टर फॉर्म भी आप लोग बना सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्ज़ाम में बहुत कम आता है वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए। तो क्या वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं? इसका बन जाएगा वेक्टर फॉर्म। अगर 11th क्लास में हमने वेक्टर पढ़ा है अच्छे से तो वेक्टर फॉर्म बना लेंगे। क्लियर? बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये यूज़ में आता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे भी हमने गॉस थ्योरम आपसे क्वेश्चन पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, है ना। डाइपोल पढ़ा है आपने?